नमस्कार। जय भीम, जय संविधान। लेडीज एंड जेंटलमैन एंड माय डियर चाइल्ड, आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 13 के विस्तार पर ही। पिछले वीडियो में जो सीरीज नंबर 6 था उस पर हमने 12 और 13 को डिस्कस किया था। आज 13 के विस्तार पर ही बात करेंगे, क्योंकि अनुच्छेद 13 बहुत बड़ा और एक आधारभूत अनुच्छेद है और इसके विस्तार पर हम प्रकाश डालते हैं। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की आवश्यकता। शक्ति को विभाजित करने का जो प्रावधान संविधान में रखा गया उसका क्या उद्देश्य था, उसका क्या महत्व है, आइए हम इस पर बात करते हैं। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की आवश्यकता। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हमारे संविधान में जो अंग हैं वो 3 अंग हैं। नंबर 1 विधायिका, नंबर 2 कार्यपालिका, नंबर 3 न्यायपालिका। इन तीनों अंगों को अपने अपने क्षेत्र में बिना हस्तक्षेप के, बिना किसी को डिस्टर्ब किए, अपने अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए संविधान ने तीनों की व्यवस्थाओं को सेपरेट किया, जिससे कि वो भारत के विकास में अपना अपना योगदान दे सके बिना किसी के हस्तक्षेप के। प्रत्येक अंग अपनी सीमा में, अपने क्षेत्राधिकार में, संविधान द्वारा नियत क्षेत्राधिकार में रह करके कार्य करें। संविधान द्वारा नियत क्षेत्राधिकार में रह करके काम करें। इसलिए शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की आवश्यकता पड़ी। इसका उद्देश्य क्या है? शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य सरकार के किसी अंग को सारी शक्तियां, पावर को केंद्रीकरण ना हो, जैसे कि सभी शक्तियां किसी एक जगह केंद्रित ना हो। इससे सरकारें जो है, ये इतिहास गवाह है मेरे लोगों, आप इतिहास को पढ़ते होंगे, आप कहानियों में सुनते होंगे कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी शासन को, किसी भी संस्था को जब शक्तियां अधिक प्राप्त हो जाती हैं तो वो मनमाना, अराजक और निरंकुश हो जाता है। इससे जो है किसी भी देश, किसी भी समाज की भी, किसी भी संस्था का विकास कदापि नहीं हो सकता। इसीलिए शक्ति का बंटवारा किया गया, जिससे समाज में संतुलन बना रहे, हमारे देश में, हमारे व्यवस्था में संतुलन बना रहे और मनुष्य के स्वेच्छाचारी स्वभाव को अंकुश लगाया जा सके। जैसे कि मनुष्य का एक स्वभाव होता है कि उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ अर्जित हो जाए, इससे वो निरंकुश हो जाता है, वो अनुशासनहीन हो जाता है। इसलिए शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की आवश्यकता पड़ी। संविधान से प्राप्त अधिकारों की रक्षा हो सके, इसलिए सभी को सेपरेट राइट्स प्रोवाइड किए गए। वह आधार जिसे न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता, अपवर्जन करता है उसका, वो क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन अपवर्जन करता है। अनुच्छेद 13 कुछ ऐसी बातें हैं जिसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है। आप पिछला वीडियो देखेंगे तो न्यायिक पुनर्विलोकन के बारे में आपको पता होगा। न्यायिक पुनर्विलोकन किन क्षेत्रों के लिए मना किया गया है, रोका गया है, ये मैं आपको बताती हूँ। अनुच्छेद 13 यह प्रावधान करता है कि अनुच्छेद 39B और 39C, मतलब 39B और 39C में निहित नीति निदेशक तत्वों के कार्यान्वयन के लिए पारित विधियों को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और ना ही वाद दायर किया जा सकता है कि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 में प्राप्त मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। जब राज्य सरकारें कुछ नीति निदेशक तत्व के बारे में कुछ नीतियां बनाती हैं
तो उस बेस पर जो है हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। क, संविधान लागू होने से पहले पूर्व की विधियों पर संविधान का प्रावधान। संविधान लागू होने से पहले पूर्व की विधियों का संविधान का प्रावधान। ध्यान दें मेरे बुद्धिजीवी वर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बच्चों, संविधान से पूर्व हमारे देश में क्या व्यवस्था थी, आइए उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 13 का उपखंड 1 ये प्रावधान करता है कि संविधान लागू होने के ठीक पहले भारत में लागू सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक भाग 3 के मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। संविधान से पूर्व विधियां जो भी थी वो अगर संविधान का उल्लंघन करती है तो वो उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होंगी। जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से हम हमेशा ये सुनते रहते हैं कि ये प्रथा है, ये परंपरा है और इसको हम नहीं ब्रीच कर सकते हैं, इसे हम नहीं तोड़ सकते हैं। जबकि संविधान ये कहता है कि अगर फंडामेंटल राइट का वायलेट होता है तो वो संविधान का बल रखने वाली सारी विधियां उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होंगी। संविधान का अनुच्छेद 13 उपखंड 1 इन सभी विधियों को शून्य का प्रावधान करती है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 13 का प्रावधान भूतलक्षी नहीं है। ये संविधान से पूर्व जो विधियां हैं उस पर भूतलक्षी प्रभाव नहीं अनुच्छेद 13 करता है। यह उसी दिन से लागू होगा जब जिस दिन से संविधान लागू हुआ। जैसे कि 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हुआ तो ये जो पुनर्विलोकन है वो भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखेगा, वो संविधान लागू होने के दिन से ही प्रवर्तित होगा, लागू होगा। संविधान पूर्व विधियां प्रारंभ से ही केवल वही अवैध होंगी। ये ध्यान देने वाली बात है कि संविधान के पूर्व की विधियां सिर्फ वही उल्लंघन की मात्रा में होंगी जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करती हैं। अन्य सभी विधियां उसी तरीके से लागू होंगी जैसे वह पहले लागू थी। इसका उदाहरण है जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और भी ऐसी कई विधियां हैं जो अपने पूर्वतः प्रभाव की तरह से वो लागू होंगी। सिर्फ वही विधियां लागू नहीं होंगी जो फंडामेंटल राइट को डायलूट करती हैं, जो अनुच्छेद जो भाग 3 में संविधान में प्रोवाइड करता है। मूल अधिकारों एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताती हूँ। लोग हमारे आमजन ये ऐसा सोचते हैं, समझते हैं कि वो अपने अधिकारों का त्याग कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये राइट दिया है कि अपने मूल अधिकारों को स्वेच्छा से त्यागा नहीं जा सकता। बहुत बड़ी बात है बंधुओं कि मूल अधिकारों को स्वेच्छा से आप त्याग नहीं सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति नहीं बल्कि भारत के सभी व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट को छोड़ नहीं सकते हैं। वो ये नहीं कह सकते हैं कि मैं फंडामेंटल राइट को नहीं जो है एक्सेप्ट स्वीकार करता हूँ। उपयुक्त वाक्य को अनुच्छेद 13 में अधित्याग का सिद्धांत के नाम से रखा गया। भारत में अधित्याग के सिद्धांत को एक्सेप्ट नहीं किया गया है, जबकि अमेरिका में इसे स्वीकार किया जाता है। अगर स्वीकार किया गया है कि अगर वो चाहे तो अपने फंडामेंटल राइट को छोड़ सकता है, लेकिन भारत में ये अधित्यजन का सिद्धांत लागू नहीं है। मेरे देश में लोगों, आप ध्यान दें, कोई भी व्यक्ति संविधान द्वारा प्राप्त मूल अधिकारों को स्वेच्छा से त्याग नहीं सकता। बेहराम एक केस मैं बताती हूँ आपको। बेहराम खुर्शीद वर्सेस बॉम्बे राज। बेहराम खुर्शीद वर्सेस बॉम्बे राज में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया, अधित्याग का सिद्धांत अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में लागू करता है। हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 के मूल अधिकारों के निर्वचन पर व्याख्या नहीं लागू नहीं होता है। अतः यह साफ है कि कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक जो भारतीय नागरिक है अपने संवैधानिक अधिकारों को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी ये उसको अधिकार नहीं प्राप्त है। आए दिन हम लोग अक्सर मूवी में देखते हैं कि हीरो जो है किसी को बचाने के लिए वो दोष अपने सर पर लेने के लिए बात करता है।
और वो दोष अपने ऊपर लेने की बात करता है। तो यही वो प्रावधान है, यही वो बेसिक फंडामेंटल राइट है जो उसको ये कृत्य करने से, किसी का अपराध अपने ऊपर लेने से रोकता है, उसे ऐसा करने से रोकता है। कोई भी व्यक्ति अपने को दोषी बनाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने को दोषी बनाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। मूल अधिकार केवल व्यक्तिगत हित के लिए नहीं है। फंडामेंटल राइट जो है वो सिर्फ व्यक्तिगत अधिकार के लिए, व्यक्तिगत हित के लिए नहीं है। ये हमारा संविधान हमें कहता है। कोई भी अधिकार केवल व्यक्तिगत हित के लिए नहीं, बल्कि लोक नीति के आधार पर जन साधारण के लिए संविधान में रखा गया है। किसके लिए? जन साधारण के हित के लिए संविधान में रखा गया है। अतः अधित्यजन का सिद्धांत हमारे भारत में लागू नहीं होता है। एक नागरिक राज्य से यह नहीं कह सकता है कि मैं मूल अधिकार को स्वीकार नहीं कर सकता हूं, आप मेरे साथ भेदभाव कर सकते हैं। ये जो है ऐसा नागरिक नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत अनटचेबिलिटी की व्यवस्था रही है। जैसे कि एक बहुत बड़ा वर्ग अपने आप को ये सोचता था, समझता था कि जो है कोई खास वर्ग जो है, किसी खास कम्युनिटी में पैदा हुआ व्यक्ति वो मुझ पर शासन कर सकता है, मेरी सारी स्वतंत्रताएं अपने यहाँ रख सकता है, अपने वो मेरी स्वतंत्रताओं को अपने मुताबिक अपने हित के लिए प्रयोग कर सकता है। तो ऐसी व्यवस्थाओं को जो है संविधान बिल्कुल नकारता है, बिल्कुल रोकता है कि कोई भी व्यक्ति सरकार से यह नहीं कह सकती है कि आप मेरे साथ भेदभाव करें, ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। ये रहा आज का अनुच्छेद 13। यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। हमने अनुच्छेद 13 की मुख्य बातें आप लोगों को बताई, और अगले वीडियो में हम अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 के बारे में जो समता अधिकार से संबंधित है, हम इस पर चर्चा करेंगे। और आप लोगों से निवेदन है कि आप संविधाननामा से जुड़ें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बेल दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया सभी लोगों को। जय भीम, जय संविधान, नमस्कार।